हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मधुमेह के बारे में। ये डायबिटीज क्या होता है, इस अवस्था में हमें कैसे आहार लेना चाहिए, कितने प्रकार का होता है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है कि ये जो डायबिटीज होता है, ये शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है। और ये जो डायबिटीज होता है, यह चयापचय संबंधी रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जब कार्बोज का ठीक से चयापचय नहीं हो पाता है, तो फिर मधुमेह हो जाता है। और आपको पता है कि अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो ये आसानी से खत्म नहीं होता है। मतलब ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु के बाद ही इसका अंत होता है। तो ये जो मधुमेह होता है, यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया जो हम मोटी-मोटी बात जान लिए। चलिए अब हम वो देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि इसके जो अन्य नाम हैं, इसके जो अन्य नाम हैं, उसमें आपका आ जाता है चिनिया पेशाब या फिर रेन ऑफ हनी हो जाता है। ये सिर्फ़ वन ऑफ रहेगा, ये ऑफ वाला ऑफ नहीं रहेगा। तो रेन ऑफ हनी इसे कहते हैं। इसके 2 नाम हो गए। इन दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि चिनिया पेशाब के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मधुमेह को चिनिया पेशाब या रेन ऑफ हनी के नाम से भी जाना 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 जाता है। आपको पता है कि ये जो मधुमेह पाया जाता है, ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है कि भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना? 60% होता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और उसका चयापचय नहीं कर पा रहे हैं, तो रोग किसको होगा? हमें तब डायबिटीज़ हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक मधुमेह देखा जाता है। इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मधुमेह पाए जाते हैं, मधुमेह रोगी पाए जाते हैं। मतलब ये आप देखेंगे तो हर घर में आपको एक ना एक डायबिटीज़ के पेशेंट मिल ही जाएँगे। अगर घर में नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास-पड़ोस, मतलब आपके जानते हुए में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज़ है ही। अगर आपके घर में एज जिसकी मान लेते हैं 40 से 50 की है, 50 से 60 की उम्र के लोग हैं, तो उनमें अक्सर ये जो है डायबिटीज़ देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय हो ही नहीं पाता है ठीक से, तो ऐसे में जो है इंसुलिन का स्रावण भी कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ होना एक नॉर्मल सा हो गया है अभी 40-50 के बाद में, ठीक? तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया कि भारतीय थाली में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 60%। और सीएचओ का चयापचय ना होने पर ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा जहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जहाँ पे वो अपना यूरिन पास करते हैं, तो वहाँ पे चींटियाँ लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में भी, पूरे उनके ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि इंसुलिन हार्मोन है जो कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, कहाँ से? एक तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में। मतलब कि जो ये इंसु हार्मोन निकलता है, इसका मुख्य कार्य ही यही होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की चयापचय करे। अब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और इंसुलिन प्राप्त ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है।
तो आपको पता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये किसका कार्य करते हैं? तो ये जो है ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको थकान लगी है और आप तुरंत ही ग्लूकोन-डी घोर के पी लेते हैं, तो क्या हो जाता है उससे आपकी थकान दूर होती है। तो ये जो ग्लूकोज़ होते हैं, ये आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। आपने जब पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो वहाँ पे आपने ग्लूकोज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो ग्लूकोज़ को हम करंट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये तो था हमने देख लिया कि ये जो हमारा इंसुलिन होता है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से ग्लूकोज़ को कोशिकाओं तक पहुँचाता है और ये जो ग्लूकोज़ कोशिकाओं तक पहुँचता है तो ये कैसे ऊर्जा देता है, ठीक? अब यहाँ पे एक नोट है जिसे आपको ध्यान देना है। नोट में क्या आ जाता है आपका कि डायबिटीज में ग्लूकोज का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। जब हम जो खाते हैं अंत में उससे ग्लूकोज ही बनता है। आपने देखा था जब आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की चर्चा की थी। एक था आपका मोनोसैकेराइड, एक था डाई और एक था पॉली। तो हम चाहे डाई ले रहे थे या पॉली ले रहे थे, वो सब आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा था? तो वो मोनो में कन्वर्ट हो रहा था। मोनो में भी आपका क्या आता है? ग्लूकोज़। तो अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो उसका चयापचय होते-होते वो किस रूप में आता है? तो वो आपका ग्लूकोज़ के रूप में ही आ जाता है। यह ग्लूकोज रक्त के साथ संयुक्त रूप से रहता है और रक्त के साथ ही हमारी मांसपेशियों एवं कोशिकाओं के अंदर जाकर एनर्जी देने का कार्य करता है। यही जो ग्लूकोज होता है किसके साथ रहता है? तो ये जो है ग्लूकोज आपके रक्त के साथ संयुक्त रूप से रहता है और रक्त के साथ ही हमारी मांसपेशियों और कोशिकाओं के अंदर जाकर एनर्जी देने का कार्य करता है। परंतु यदि डायबिटीज है तो ग्लूकोज शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनाता है जिस कारण से ग्लूकोज रक्त में ही घूमता रहता है, मांसपेशियों व कोशिकाओं तक नहीं पहुंचने देता है। मतलब जब अगर डायबिटीज है तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज शरीर के अंदर इंसुलिन को नहीं बनने देता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज है वो रक्त में ही घूमता रहेगा और मांसपेशियों और कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में जो ब्लड होता है वो मीठा हो जाता है और साथ ही ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूप में संग्रहित भी नहीं हो पाता है। आपको पता है कि जब हम ग्लूकोज अधिक ले लेते हैं तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जाके एकत्रित हो जाता है और जब हमें आवश्यकता होती है तो ये पुनः किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पुनः जो है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो ग्लूकोज़ रक्त में ही घूमेगा, मांसपेशियों तक पहुँच नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन में इस कंडीशन में जो ब्लड है वो मीठा हो जाएगा और साथ में ग्लूकोज़ का ग्लाइकोजन में संग्रहण भी नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज़ का संग्रहण नहीं हो पाएगा मतलब ग्लाइकोजन में संग्रहण नहीं हो पाएगा ग्लूकोज़ का, तो वो हमें कहाँ से एनर्जी वापस देगा? आपको पता है जब आप 2 दिन 3 दिन व्रत रहते हैं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप कुछ खाते नहीं हैं। मान लीजिए आपने झगड़ा लड़ाई कर लिया घर पे, आप गुस्सा हो गए, आप कह रहे हैं हम खाना नहीं खाएँगे। अब आप खाना नहीं खाएँगे लेकिन आपके शरीर में क्रियाएँ तो हो ही रही हैं, एनर्जी तो आपकी जा ही रही है। मतलब साँस लेना, चलना-फिरना, अगर आप कुछ हाथ भी हिलाते हैं उसमें भी आपकी एनर्जी जाती है। तो ऐसे में आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपने तो कुछ खाया ही नहीं क्योंकि आप तो गुस्सा हैं। तो ऐसे में जो आपके शरीर में ग्लूकोज़ का ग्लाइकोजन में संग्रहण हुआ है, वही आपका वापस ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देने का कार्य करता है। इसीलिए जब आप व्रत रहते हैं या गुस्सा रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे में एनर्जी आपको यहीं से मिलती है। ठीक? अब आगे देख लेते हैं हम मधुमेह के लक्षण के बारे में। जैसे अगर किसी को मधुमेह हो गया है, तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जो है इसको मतलब जो व्यक्ति है उसको ये क्या बोलते हैं मधुमेह हो गया है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या? जैसे सबसे पहले आपको ये ध्यान ये रखना है, जो इसमें आपको दिया गया है इंग्लिश वर्ज़न इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब अधिक प्यास लगना। जब मधुमेह का रोगी होता है तो उसे बार-बार क्या लगता है, उसे बार-बार प्यास लगता है, अधिक प्यास लगता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। अगला आ जाता है आपका पॉलीफेजिया। मधुमेह होने पर भूख भी अधिक लगती है। आपने देखा होगा जिसे मधुमेह रहता है उसको बहुत भूख लगती है, वो बार-बार कुछ खाता रहता है, ठीक? आगे आ जाता है पॉलीयूरिया, मतलब बार-बार मूत्र त्याग करना। और एक लक्षण और इसका है, वो है ज़ीरोस्ट्रामा, मतलब मुख सूखना। जब बार-बार प्यास लग रही है, मुख सूख रहा है, बार-बार यूरिन पास किया जा रहा है तो बार-बार प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगा। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये किसके होते हैं? ये होते हैं मधुमेह के लक्षण। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो इसके लक्षण तो हमने देख लिया, इसके कुछ कारण भी होते हैं। क्या? जो ये मधुमेह होते हैं, इसके कारण वंशानुगत भी हो सकते हैं। या इसकी हमने बताया ना, ये जो अभी मधुमेह हो रहा है, तो ये 40 से 45 के बाद नॉर्मल सा हो जाता है कि हो सकता है किसी को भी हो सकता है। तो एक एज भी इसका जो है कारण बन जाता है, मोटापा भी इसका कारण बन जाता है, लिंग भी इसका कारण जो है बन जाता है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं, मानसिक तनाव जो होता है, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। तो मधुमेह के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं डायबिटीज़ के टाइप, कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस कितने प्रकार के होते हैं। आपको बुक में सिर्फ़ 2 प्रकार के मिलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं तीसरा कहाँ से ले आई? अपने मन से ले आई? नहीं, ये अपने मन से नहीं लेके आई हूँ। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपके डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आ जाता है आईडीडीएम, जिसे हम बोलते हैं टाइप 1, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। और जो यह मधुमेह होता है, यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष से कम होती है। तो ये जो आपका जुवेनाइल होता है, या जिसे हम टाइप 1 बोलते हैं, या हम जिसका हमें नाम पूरा ध्यान रखना है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो डायबिटीज़ होता है ना, ये छोटे बच्चों में होता है जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम होती है। दूसरा आपका आ जाता है जो सेकंड टाइप का है, टाइप सेकंड है, वो है एनआईडीडीएम, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये होता है आपका टाइप 2 होता है। ये जो डायबिटीज़ होता है, ये धीरे-धीरे होता है, ठीक? अगला आपका आ जाता है एमआरडीएम, मतलब इसको हम टाइप 3 बोल सकते हैं। ये है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो इसमें आपको तीनों का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ये जो 2 पहले हैं टाइप 1 और टाइप 2, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएँगे। लेकिन ये जो आपका तीसरा वाला है टाइप 3 है, ये आपके बुक में नहीं है। तो ये कहाँ से मिला मुझे? ये आपके डब्ल्यूएचओ ने बताया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो हम इन पे थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो आईडीडीएम है, वो क्या है? जो आपका ये आपका टाइप 1 का जो डायबिटीज़ है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायबिटीज़ होता है टाइप 1 का, ये छोटे बच्चों में होता है, मतलब बच्चों में पाया जाने वाला डायबिटीज़ होता है। कितने छोटे बच्चे? तो जो 20 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हीं में ये डायबिटीज़ देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, या फिर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। या तो इसमें इंसुलिन का स्राव ही नहीं होगा, या फिर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अब इसमें ऐसे में क्या हो जाएगा? तो बच्चा ऐसे में अंडरवेट हो जाता है। और क्या होता है? उसको तेज भूख लगेगी, प्यास लगेगी और बार-बार मूत्र त्याग करेगा। आपने लक्षण के बारे में पहले ही देख लिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। हमने इन तीनों के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक? अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, ठीक? अब ये कारण
एक तो आपका जेनेटिक होता है। जेनेटिक में क्या होगा, तो जो HLA क्लास सेकंड जीन्स जो कि क्रोमोसोम 6 में पाया जाता है, इसकी वजह से होता है। अगर जो जेनेटिक है, जेनेटिक में क्या, जो हमारा क्रोमोसोम 6 है, उसमें अगर HLA क्लास 6 जीन्स पाया जाता है तो क्या होगा, तो ये टाइप 1 का जो है टाइप 1 का मधुमेह हो जाता है, ठीक? और ये कुछ जो इसका संक्रमण होता है, ये संक्रमण कुछ वायरस की वजह से भी होता है। कैसे? तो कॉस्पिक अथवा जो अन्य आपके वायरस होते हैं, इनके इन्फेक्शन के कारण अस्थायी रूप से बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देते हैं। ये जो वायरस होते हैं, इनकी वजह से जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देते हैं। आपने पहले ही देखा था कि ये जो इंसुलिन का स्राव होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है बीटा सेल से। तो जब ये स्रावित करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाता है, तो टाइप 1 का डायबिटीज हो जाता है। अगला इसका कारण क्या हो सकता है, ये हम कारण देख रहे हैं कि जो टाइप 1 का डायबिटीज है, उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो अब जो आपका अगला कारण हो सकता है वो हो जाता है आपका एक्यूट स्ट्रेस, मतलब कि समय में ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा तनाव लेना। अगर ज़्यादा तनाव कोई व्यक्ति ले रहा है, मानसिक तनाव उसको ज़्यादा है, क्रोध है, चिंता है, भय है, इन सब के कारण क्या होता है, तो इन सब की वजह से उसको जो है डायबिटीज़ होने का खतरा बन जाता है। अगला आपका आ जाता है खान-पान व आहार संबंधी आदतें। तो डायबिटीज़ 1 होने का ये भी कारण हो सकता है कि आपके खान-पान, आहार का, आपकी आदतें कैसी हैं, किस प्रकार का खान-पान, किस प्रकार का आहार आप ले रहे हैं। अगला आपका क्या आ जाता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के कारण हो सकते हैं होने के, ठीक? अब ये तो था, हमने पहला देख लिया, हमारा जो पहला था जो बच्चों में हो रहा था टाइप 1 का डायबिटीज़, कि क्यों हो रहा था और इसमें जब होता है तो क्या-क्या होता है? जब डायबिटीज़ हो जाता है तो इसके क्या-क्या लक्षण दिखते हैं? अब हम आगे देख लेते हैं टाइप 2 के डायबिटीज़ के बारे में। ये जो टाइप 2 का डायबिटीज़ है, ये किसको होता है? तो जी, ये आपके टाइप 2 का डायबिटीज़ होता है, ये सामान्यतः वयस्कों एवं वृद्धों में पाया जाता है। इनकी एज भी आपने ज़्यादातर देखी कि 40 से 50 के बाद ये जो है डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई 40 से 45 के बीच में है, अगर उसको डायबिटीज़ हो जा रहा है तो ये हम मानते हैं एक नॉर्मल सी बात हो गई है अब, ठीक? तो ये जो टाइप 2 का डायबिटीज़ हो रहा है, ये किसको हो रहा है? तो ये सामान्यतः वयस्कों और वृद्धों में पाया जाता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा जो ये डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादा होता है। आपको पता है कि ये जो हार्ट अटैक की समस्या आती है और ये मधुमेह की समस्या, ये ज़्यादातर पुरुषों के साथ होती है। महिलाओं में कम, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम हार्ट अटैक, आपने सुना होगा ज़्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं वो पुरुषों को ही आते हैं। महिलाओं में बहुत ही कम आपने सुना होगा, ठीक? तो ये आप ऐसा देखेंगे कि जो ये डायबिटीज़ है और ये जो हार्ट अटैक की समस्या है, ये पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन स्रावित तो होता है, परंतु ठीक प्रकार से वो कार्य नहीं करता है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में हैवी वेट या फिर ओबेसिटी वाले लोगों को ये जो रोग होता है, तो ये जो हैवी वेट होते हैं या फिर जिनको मोटापा होता है, उनको होता है ज़्यादातर, और धीरे-धीरे होता है, तुरंत ये अस्थायी, मतलब कि ये धीरे-धीरे तो होता है लेकिन ये अस्थायी होता है। तुरंत नहीं यहाँ पे परंतु होगा, ठीक? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रोग होता है, मतलब जो मधुमेह है टाइप 2 का, जो वयस्कों में और वृद्धों में हो रहा है, तो ये रोग क्या होता है, धीरे-धीरे होता है, लेकिन ये हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसके भी कुछ कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके कारण में सबसे पहले आपका आ जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी हो सकता है।
इसमें ग्लूकोनेस जीन्स भी हो सकता है जो हेरेडिटी में आता है, फिर ओबेसिटी भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के। आगे भी आपका दिया है, हाइपरलिपिडीमिया होता है। अगर हाइपरलिपिडीमिया मतलब कि ब्लड में लिपिड की मात्रा अधिक होना ही क्या कहलाता है? तो अगर ब्लड में जो है लिपिड की मात्रा, लिपिड मतलब जो वसा होती है, फैट होता है, अगर उसकी मात्रा अधिक है तो ये टाइप 2 का डायबिटीज़ हो जाता है। अगला पर्यावरणीय कारक क्या हो सकता है? जैसे आपका ऐज मैंने पहले ही बताया कि ऐज 40 के ऊपर वालों को एक नॉर्मल सी बात है कि हो जाता है। फिर जो पेट की चर्बी होती है, पेट की चर्बी होने पर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, सेकंड टाइप 2 का जो डायबिटीज़ है वो हो जाता है। ये प्रेगनेंसी में भी होता है। तो प्रेगनेंसी आपको पता है, अगर प्रेगनेंसी में कभी-कभी ये होता है जो प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ होता है वो बाद में ख़त्म हो जाता है। तो ये थे हमारे टाइप 2 के डायबिटीज़ के बारे में जिसे हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा तीसरा टाइप 3 का जो डायबिटीज़ है, एमआरडीएम, ठीक? तो इसके बारे में हमें जानना है कि हमने ये बताया कि आपकी बुक में ये तो नहीं है, तो आपने सोचा कि ये हम कहाँ से ले आए? तो ये हम अपने घर से नहीं उठा के लाए हैं, ये आपके डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है। तो ये जो टाइप 3 का डायबिटीज़ है, ये आपके सामान्यतः कुपोषण का रोग ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको होता है और इसको डब्ल्यूएचओ द्वारा बताया गया है जिसे हम एमआरडीएम कहते हैं। तो जो ये सेकंड वाला है आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा बताया गया है, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है और ये होता किसको है, तो ये जो कुपोषण से ग्रसित लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इसको देखने को मिलता है, जैसे जैसे सेंट्रल अमेरिका हो गया, कोलंबिया हो गया, तो इन सब जगहों पे आपको जो टाइप 3 का डायबिटीज़ है वो देखने को मिलता है। अब इसमें बात कर लें कि किन लोगों को होता है, तो इसमें 15 से 30 साल के लोगों को होता है ये रोग। इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, इसमें बाहर से इंसुलिन को लेना पड़ता है। अभी तक जो ऊपर हमने देखा 2 टाइप का, उसमें इंसुलिन या तो बन रहा था या फिर नहीं बन रहा था और जो दूसरा हमने देखा उसमें इंसुलिन तो बन रहा था, लेकिन हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है और जब इंसुलिन नहीं बनता है तो हमें यहाँ से बाहर से ही जो है इंसुलिन इंसुलिन को लेना पड़ता है। और इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें नेटोएसिडोसिस की स्थिति नहीं देखी जाती है। इसमें एसिडोसिस के बारे में हम अभी आगे भी चर्चा करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान बस यही रखना है कि इसमें नेटोएसिडोसिस की स्थिति नहीं देखी जाती है, ठीक? अब ये तो था, हमने देख लिया हमारे टाइप, मतलब कि डायबिटीज़ के टाइप, डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, हमने चर्चा कर लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं स्टेप, मतलब ये डायबिटीज ऐसे अचानक से तो हो नहीं जाता है, तो ये धीरे धीरे होता है। आपने देखा कि जो डायबिटीज होता है वो धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे होता है तो आपको इसके स्टेप को भी ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे आएंगी। जब मैं स्टेप की बात करती हूँ तो आपको बार बार बोलती हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में इसे क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी लेवल पे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके जो अदर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो अगर नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे आपसे इसे अरेंज करने के लिए बोला जाता है, ठीक? तो अगर आप भी यहाँ पे क्रम से याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। आपको पता है कि जो हमारे ये डायबिटीज़ होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड में आपके जो ग्लूकोज़ होता है इसकी मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही ये ब्लड में तैरता रहता है। इसका जो है ये हमारे शरीर में नहीं पहुँच पाता है, ये सिर्फ़ एनर्जी नहीं दे पाता है, ये सिर्फ़ जो है ब्लड में घूमता रहता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद
हो जाता है ग्लाइकोसूरिया। अब ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण ना हो पाने के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। मतलब यूरिन में शुगर की मात्रा का बढ़ना। तो इसे हम जान लेते हैं कि ये जो ग्लाइकोसूरिया है वो क्या है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाना, जिस कारण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम यूरिन से ग्लूकोज निकलता है, जिससे क्या होता है? यूरिन से ग्लूकोज निकलता है। तो यही आपका हो जाता है ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ग्लाइकोसूरिया होता है इसका अर्थ होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो पाना और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का निकलना। आपने देखा होगा, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जहाँ पे यूरिन पास करते हैं वहाँ पर चींटियाँ लगती हैं। तो क्यों होती है वो कंडीशन, क्या कहते हैं हम उसे? उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब उसके बाद क्या होगा? जब यूरिन, उसके बाद हम तीसरा देखते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि बार-बार अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करना। मधुमेह में ग्लूकोज के निष्कासन से ऊतकों में से जल का निष्कासन भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि बार-बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, तो जो पेशेंट होता है वो बार-बार यूरिन पास करने जाता है। इसे आपको क्या ध्यान रखना है? पॉलीयूरिया ध्यान रखना है। आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी लेवल पर ही कि यूरिन मतलब ये पॉलीडिप्सिया, कहने का मतलब ये है कि आपको इसके लक्षणों के रूप में भी ध्यान रखना है। तो जो टीजीटी, पीजीटी वाले हैं वो इसको, इन सारी चीज़ों को आप लक्षण के तहत याद रखेंगे। आप स्टेप में ना ध्यान रख पाएँ तो आपको इन सब को लक्षण के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मधुमेह का लक्षण नहीं है। तो आपको पूछ लिया जाता है ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इन सब नामों को आपको ध्यान रखना है, ठीक? आगे आ जाता है आपका ज़ीरोस्ट्रोमा। ये क्या होता है? ये मुँह सूखना होता है। मुँह सूखेगा, फिर क्या होगा? पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगेगी, फिर फटीग एंड लॉस ऑफ वेट, मतलब थकान व वजन कम होना। जब व्यक्ति बार बार यूरिन पास करेगा उसको प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, तो उसको भूख भी अधिक लगेगी, लेकिन वो जो खाएगा उसको जो है वो पचा नहीं पाएगा, उससे एनर्जी उसको मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? थकान लगेगी और वजन में भी उसके कमी आएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एसिडोसिस है। एसिडोसिस की मात्रा अधिक होना, मतलब एसिडोसिस क्या है? तो एसिड की मात्रा बढ़ना। कीटोन्स, कीटोन्स मतलब जो ब्लड में फैट होता है उसे हम कीटोन्स बोलते हैं। जब ये 2 तरह का होता है, जो एडिसोसिस होता है, आपने देखा एसिडोसिस जो हमारा टाइप 3 था उसमें नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर एसिडोसिस होता है, बाकी की जो हमारी 2 टाइप हैं उसमें एसिडोसिस होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो इसमें कीटोसिस होता है और दूसरा कीटोन यूरिया होता है। तो जो कीटोसिस होता है उसमें ब्लड में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन जो कीटोन यूरिया होता है उसमें यूरिन में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 टाइप का होता है। कीटोसिस में क्या होगा? ब्लड में फैट की मात्रा बढ़ेगी, और कीटोन यूरिया में क्या होगा? तो इसमें यूरिन में जो है फैट की मात्रा बढ़ेगी। तो अगला आ जाता है आपका कीटोनीमिया। इसमें क्या होगा? इसमें रक्त में कीटोन बॉडीज की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है, मात्रा वही होता है आपका। आगे आ जाता है आपका कीटोयूरिया, मतलब यूरिन में कीटोन बॉडीज की उपलब्धता वही बढ़ना उसका। फिर आगे आपका आ जाता है कीटो एसिडोसिस, मतलब डायबिटीज कोमा। लास्ट में क्या हो जाता है? डायबिटीज कोमा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ से हमने 10 पॉइंट को देखा। पहला क्या? हाइपरग्लाइसीमिया, फिर ग्लाइसोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, फिर पॉलीयूरिया, ज़ीरोस्ट्रोमा,
पॉलीफेजिया, फटीग एंड वेट लॉस, एसिडोसिस, कीटोनेमिया और फिर कीटोन्यूरिया, फिर कीटोएडिसोसिस मतलब कि डायबिटीज़ कोमा हो जाता है। तो आपको इनके जो लक्षण दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से ध्यान रखना है। अब आगे हम देख लेते हैं अगर जिसे डायबिटीज़ हो जाता है, तो उससे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई रोग होता है तो उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या हो सकता है? पहला तो साफ ना दिखना, मतलब अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको चीज़ें ब्लर सी दिखेंगी, उसकी जो विजुअलिटी होगी वो कम हो जाएगी, चीज़ें उसको साफ नहीं दिखेंगी। अगला अगला उसको संक्रमण बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको कुछ भी जो है उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब कि उसको संक्रमण बहुत जल्दी-जल्दी होता है, कमज़ोरी भी हो जाती है और घाव भरने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं अगर उनको थोड़ी-सी चोट लग गई है, तो उनका घाव जल्दी से नहीं भरता है और उनको आपने ये भी देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनका ऑपरेशन भी जल्दी से नहीं किया जाता है। तो इनके जो क्यों? क्योंकि इनके जो घाव हो जाते हैं ना, वो भरते नहीं हैं। अभी एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसे कहीं ठोकर लग गया है और मान लेते हैं उसको इतनी दूर कट गया है, घाव-सा हो गया है, वो दवा नहीं लेगा, धीरे-धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर इनको ज़रा-सा एक छोटी-सी फुंसी भी हो गई है ना, तो वो भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। इनको थोड़ा-सा ब्लेड कहीं लग गया है, तो वो भी जल्दी से नहीं ठीक होता है। तो इनमें जो घाव भरने की क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाता है। तो ये तो थे इसके नकारात्मक प्रभाव। अब हम देख लेते हैं कुछ परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो क्या बोलते हैं डायबिटीज़ है, इसमें जो टेस्ट होते हैं, इसके टेस्ट को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसमें आपका पहला टेस्ट आ जाता है, इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है जीटीटी। ये जीटीटी का क्या मतलब होता है? तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। और अगला क्या होता है? ओजीटीटी। इसमें बस आपको ध्यान रखना है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। तो इसके नाम को आपको ध्यान रखना है, इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या तो जीटीटी का फुल फॉर्म बताइए या फिर ओजीटीटी का फुल फॉर्म बताइए, या फिर जीटीटी जो परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है। चाहे वो आपसे किसी भी तरह से मधुमेह हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान जीटीटी का फुल फॉर्म ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और ओजीटीटी का होता है ओरल, बस इसमें ओरल आपको जोड़ देना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये टेस्ट हो रहा है, ये क्या चीज़ है? तो जो ये जीटीटी है एक परीक्षण है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, मतलब इसमें कन्फर्म किया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसमें करते क्या हैं, इसमें 200 से 300 मतलब 250 से 300 ml पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर को मिलाते हैं और उस व्यक्ति को पीने के लिए देते हैं। हर 30 मिनट पर खून और मूत्र इकट्ठा करके लेबोरेटरी में भेज देते हैं और परीक्षण करते हैं। तो मतलब इसमें क्या करते हैं, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, आपने देखा कि इसमें क्या करते हैं, ये एक कन्फर्म करने वाली जो है टेस्ट होता है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। तो इसमें जो पेशेंट गया होता है, पेशेंट को 250 से 300 ml पानी ले लेंगे, उसमें 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर को मिला लेंगे, व्यक्ति को पीने के लिए देते रहेंगे और 30 मिनट पर हर 30 मिनट पर उसके खून को और उसके यूरिन को इकट्ठा करके उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं और वहाँ पर परीक्षण किया जाता है। तो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक? अब आगे हम क्या देख लेते हैं, आगे आपका आ जाता है ग्लाइकोसूरिया। आपको पता ही है, जब नॉर्मली व्यक्ति को ऐसे ही जब वो यूरिन पास करता है, चींटी लगती है तो उसको लगता है हाँ डायबिटीज़ है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो ग्लाइकोसूरिया मतलब मूत्र में शुगर का बढ़ना। आगे है आपका कीटोन यूरिया, मतलब मूत्र में कीटोन बॉडीज का
पाया जाना। कीटोन बॉडीज़ मतलब जो फैट होते हैं, फैट की मात्रा का बढ़ना। यहाँ पे कीटोन क्या हो जाते हैं? आपके फैट हो जाते हैं। आपके शरीर में रैंडम ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 200 mg पर डीएल होना चाहिए। और फास्टिंग शुगर जो है वो 120 से कम होना चाहिए। मतलब अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये अच्छा नहीं है। फिर आपका एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं HbA1c। एचबी का मतलब क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन 1c। तो ये जो होता है टेस्ट, ये है एक ग्लूकोज टेस्ट है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की जांच करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? HbA1c। एचबी से हीमोग्लोबिन हो गया, बाकी A1c जो है आपका A1c है। तो ये आपका ग्लूकोज टेस्ट होता है। अब ये जो टेस्ट होता है, इसके 3 रेंज दिए होते हैं। 3 रेंज जब टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि 3 रेंज दे देता है। एक क्या देता है? एक तो देता है कि इसमें डायबिटीज़ नहीं है। दूसरा ये होता है आपका कि हाँ, ये डायबिटीज़ होने वाला है। और जो लास्ट होता है उसमें ये पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो जो टेस्ट होता है उसमें जो 3 दिए गए हैं, वो क्या हैं? तो जो अगर आपका उस टेस्ट पर 6% आ रहा है, जो पैमाना दिया गया है, उस पैमाने पर अगर 6% आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर आपको 6 से 6.4% आ रहा है, मतलब 6 से ऊपर जा रहे हैं आप उस पैमाने के, तो इसका मतलब है प्री डायबिटीज़, मतलब कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है या होने वाला है। आप डायबिटीज़ के एकदम बॉर्डर पे पहुँचने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है। अगला आ जाता है आपका 6.4 से अगर अधिक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो आपको ये तीनों रेंज ध्यान रखने हैं क्या? अगर पैमाने पर 6% आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 6 से लेकर 6.4 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये प्री डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ के पहले की अवस्था होती है। और जो लास्ट है, अगर 6.4 से अधिक हो रहा है तो इसका मतलब कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं, आपको डायबिटीज़ हो चुका है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं एक डायबिटिक पर्सन के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, हमें उसे क्या खाने के लिए देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये तालिका देख लेते हैं। इस तालिका में जो कार्बोज, वसा और फैट है, उसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो ये डायबिटीज़ हो रहे हैं उसमें कैसे व्यक्ति हैं। तो जो बालकों को मधुमेह होता है, उनमें जो कार्बोज की मात्रा होती है वो 40% होती है, वसा की 40% होती है और प्रोटीन की जो है 20% होती है। कुल मिला के ये जो आपको एनर्जी मिल रहा है, यहाँ पे जो कैलोरी मिल रही है, वो 100% होनी चाहिए। तो बालकों में इस जो कैलोरी होती है इसका विभाजन कैसे करते हैं? तो कार्बोज होगा वो 40, वसा जो होगा वो भी 40, लेकिन जो प्रोटीन होगा वो 20% होगा। वहीं अगर वयस्क व्यक्ति में, मतलब वयस्क और ये भी वयस्क ही है, एक जो मोटा व्यक्ति है अगर उसको मधुमेह हुआ है और एक जो पतला व्यक्ति है, मतलब एक सामान्य वजन का व्यक्ति है, अगर वो मधुमेह से ग्रसित है, तो उसको कैसे हमें कार्बोज, वसा और प्रोटीन देना चाहिए। तो जो वयस्क है लेकिन मोटा है, तो उसमें हम कार्बोज की मात्रा 60% रखेंगे, फैट की मात्रा हम 20% रखेंगे एंड प्रोटीन की मात्रा भी 20% ही रखेंगे। लेकिन जो एक सामान्य वजन का व्यक्ति है, नॉर्मल बॉडी वेट का है, तो उसके लिए हम कार्बोज 40 रखेंगे, वसा भी हम 40 ही रखेंगे और प्रोटीन की मात्रा हम वहाँ पे 20% रखेंगे। मतलब जो उसको 100% एनर्जी मिलनी है, तो जो बालक है उसमें 40-40 आपके फैट और कार्बोज की मात्रा होगी, बाकी 20% प्रोटीन होगा। आपको ध्यान कहाँ रखना है, जो आपका डिफरेंट हो रहा है वो एक जो वयस्क व्यक्ति है ना, वो मोटा है, तो उसमें आप जो है फैट की मात्रा को कम कर देंगे।
फैट और प्रोटीन का 20-20 कर देंगे और जो कार्बोज है उसको 60% कर देंगे। अब एनर्जी तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे वो कार्य कर पाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि किसमें किसके लिए प्रोटीन और मतलब प्रोटीन तो आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये कार्बोज और वसा में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया, जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके लिए हम किस तरह से आहार उनको देते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आपको नोट करके लिखना है क्या? कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम देंगे। ये तो हमने एक देख लिया कि जो डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके मधुमेह रोगी, उनको किस तरह का जो है आहार उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोज दिया जाता है। अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट को आहार देना चाहिए। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा को अधिक देना चाहिए। फैट क्या करना चाहिए? फैट कम देना चाहिए, मतलब सामान्य देना चाहिए या फिर कम देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको मोटापा कम करना है या फिर आपको डायबिटीज़ कम करना है, तो आप कोई भी चीज़ एक बैग नहीं बंद कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैट एकदम से बंद कर दें या कार्बोहाइड्रेट एकदम से बंद कर दें। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को धीरे-धीरे कम करना पड़ता है चीज़ें। जैसे आप एक दिन में सारी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे तब ख़त्म होगा ना। तो वैसे हर एक चीज़ का होता है कि उसको हमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेना होता है। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे, फैट को धीरे-धीरे कम कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को धीरे-धीरे कम कर देंगे, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक? और उसे डाइट लो कैलोरी युक्त होनी चाहिए, मतलब उसमें कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। हमने पहले ही कार्बोहाइड्रेट, फैट घटा दिया, परंतु कैलोरी को धीरे-धीरे कम करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपने अचानक से वेट गेन कर लिया है या आपका अचानक से वेट लॉस हो गया है, तो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको नुकसान हो रहा है। अगर अचानक से आपका वेट बढ़ जाता है या अचानक से आपका वेट घट जाता है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आगे सैचुरेटेड फैट का प्रयोग कम करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ये जमने वाला होता है कि गैर जमने वाला होता है? तो ये जो सैचुरेटेड फैट होता है, ये जमने वाला होता है। तो हमें जमने वाला फैट नहीं देना है। आपको पता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इनको हम सैचुरेटेड फैट नहीं देते हैं, ठीक? नमक का प्रयोग कम करेंगे, अल्कोहल का प्रयोग नहीं करेंगे। अल्कोहल से परहेज करेंगे। फिर और क्या? सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज़ हो गया, हनी हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, गुड़ हो गया, मिठाई हो गया, इन सब को हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि आप उसे मोनो फॉर्म में ना देकर पॉली फॉर्म में दें। क्यों? आपको पता ही है, आप कुछ भी खाएँगे तो वो आपके मोनो में कन्वर्ट होगा। तो जब उसे आप पॉली में देंगे, तो पॉली से डाई में आएगा, डाई से फिर वो तब मोनो में आएगा। अगर आप उसे ग्लूकोज़ दे देते हैं, तो वो डायरेक्ट उसके ब्लड में घुल जाता है। अगर आप उसे पॉली देते हैं, तो वो धीरे-धीरे जो है शरीर में जाता है। आगे आपका क्या है? आगे आपको ध्यान ये रखना है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको देना है, ब्राउन राइस देना है, शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए। ये हम डाइट प्लान देख रहे हैं, एक डायबिटीज़ पेशेंट का डाइट प्लान देख रहे हैं। उसमें लो जीआई वैल्यू की चीज़ें देनी चाहिए। वही लो जीआई वैल्यू का मतलब पॉलीसैकेराइड का प्रयोग करना चाहिए। आप उसे मोनो और डाई नहीं देंगे। आप जितना कोशिश हो सके पॉलीसैकेराइड का प्रयोग करना चाहिए, वही आपका हो गया लो जीआई वैल्यू। अगला है, मैदे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ा खाना खाना चाहिए, मतलब थोड़ा-थोड़ा खाना करके उसको कई बार खाना चाहिए, एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खा लेना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, एक डायबिटीज़ पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये आपके सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपको पता ही है कि आजकल हर घर में डायबिटीज़ हो गया है, तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आप इनको अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक? अगला आ जाता है, आप हम थोड़ा-सा ग्लूकागान के बारे में जान लेते हैं।
ग्लूकागॉन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पैनक्रियाज के आपको पता है ये जो ग्लूकागॉन होता है ये पैनक्रियाज के लैंगरहैंस डिम्बिकाओं में से 2 सेल से निकलता है। इसमें 2 सेल होते हैं कौन से? एक होता है आपका अल्फा और एक होता है आपका बीटा सेल। तो जो अल्फा होता है इसमें से ग्लूकागॉन निकलता है जो ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है और इसमें जो आपका बीटा सेल होता है, बीटा सेल से आपको पता है इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन से आपको क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये अगर बढ़ रही है, घट रही है तो भी ये आपके लिए हानिकारक है। आपका जो एक ब्लड का होना चाहिए कितना 80 टू 120 mg पर DL होना चाहिए। ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होनी चाहिए? तो 80 टू 120 mg पर DL होना चाहिए, ठीक। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंसुलिन है इसका स्रावण कहाँ से होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे बीटा सेल से होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा सेल से निकलता है, ठीक। तो ये था हमारा पूरा मधुमेह पर चर्चा। हमसे जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको हमें यहाँ ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। आपसे जो इसके लक्षण हैं, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा और जो आपके डायबिटीज़ के टाइप दिए गए हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक? तो बस हम आज के लिए यही इतना रखते हैं, मधुमेह का हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें अब लिवर सिरोसिस पढ़ना है, कल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हार्ट बचेगा हमारा और हमारी बचेगी किडनी डिजीज़। तो ये 3 चीज़ें अभी हमारी बच रही हैं। उसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत छोटे-छोटे चैप्टर को देखना है। जैसे कुकिंग के बारे में देखना है, कुकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आपसे कुछ ऐसे ही टर्मों के बारे में पूछा गया है जिसे भी हमें ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। और मैंने कल आप लोगों से कल या परसों मैंने आपसे बोला था, एक पोल करवाया था कि आप थ्योरी की क्लास लेना चाहते हैं या फिर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने दिया है लेकिन मैंने टारगेट रखा है कि उसमें आपके 500 वोट आने चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। फिर भी मैंने देखा जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं वो थ्योरी की क्लास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी कंटिन्यू चलने वाली है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिना थ्योरी कंप्लीट करवाए सिर्फ़ प्रैक्टिस के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि हम संडे को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी अदर डेज़ जो है हमारा मतलब मंडे टू सैटरडे हमारी चलने वाली है थ्योरी की क्लासेस। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है और जो भी लोग नोट्स के लिए पूछ रहे हैं तो वो यहीं से इसी क्लास से ही नोट्स बना सकते हैं। इतनी स्पीड में नहीं चलते हैं हम कि नोट्स आपकी कंप्लीट ना हो पाए, ठीक? तो नोट्स बनाया कीजिए और मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। अगर बना रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।